वंदे मातरम। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत करते हैं बारिश की खबरों के साथ। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, टेहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि मानसून की दस्तक के बाद ही पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को भी मौसम विभाग केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि एहतियात के तौर पर सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर वो इलाके जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, इनमें चंपावत भी शामिल है। चारधाम यात्रा भी चल रही है। इसको देखते हुए पहले ही आपदा से जुड़े जो विभाग हैं, जो लोग हैं, अधिकारी, उनसे मीटिंग करके कह दिया गया है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। क्विक रिस्पांस मिलना चाहिए। जहां पर भी कोई आपदा आती है और अगर संपर्क होता है तो फौरन उन जगह पर जाना है। बहरहाल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसमें चंपावत, देहरादून, नैनीताल से जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और एक तरीके से देखा जाए, लगातार जो बारिश हो रही है उससे नदी नाले भी उफान पर है बाकी इलाकों के। ऐसे में खतरा भी मंडरा रहा है और वो वक्त, वो मंजर भी देखा है जब तेज बारिश की वजह से तबाही भी उत्तराखंड के लोगों ने देखी थी। उसके पहले अब सतर्कता नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए और जब जरूरत हो तभी बाहर जाइए, वरना घरों में रहें वो ज्यादा मुनासिब। अगर बात कर लें तो इसमें जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में भी कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेंज है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एका दुक्का वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी। अगर बात कर लें तो सुना मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। पूरी खबर के लिए बात करते हैं, सीधे चलते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सुन रहे थे हम कि विक्रम सिंह क्या कह रहे थे कि जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट और भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन वहां पर कितना अलर्ट है? देखिए रजनी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो है अलर्ट जो है जिस प्रकार से जारी किया गया है, हालांकि जो अलर्ट है वो 7 जुलाई तक जो है वो जारी किया गया है। और जो पूर्वानुमान जो जिस प्रकार से तेज़ बारिश के लेकर जो जारी किया गया है, उसमें 5 और 6 जुलाई को जो है कुछ जिलों में तेज़ बारिश होने की आशंका जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, जिसमें देहरादून है, पौड़ी है, टिहरी है और वहीं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत, इन जगहों पर जो है 5 और 6 जुलाई को जो है तेज़ बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। उसको लेकर तमाम जो जिला प्रशासन है उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। वहीं आपदा कंट्रोल विभाग से लेकर तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो आम जनता है उनसे भी मौसम विभाग की ओर से अपील की गई है कि तेज बारिश के चलते जो है कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बन सकती है या जो नदी नाले हैं वो उफान पर हो सकते हैं। तो ऐसे में वह सुरक्षित स्थानों पर पहले ही चले जाएं। इसको लेकर पहले ही दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्टों के लिए येलो अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग हैं। इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। पर लेकिन ये साफ तौर पर है कि जिस प्रकार से देहरादून जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जल भराव की स्थिति जिस प्रकार से रहती है, तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन को भी अलर्ट पर पूरी तरीके से अलर्ट है। जहाँ पर भी अगर नदी जो नाले हैं उनको जो ऐसे जिस प्रकार से उफान पर हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से नदी के किनारे रहने वाले लोगों
लोगों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कभी भी नदी का बहाव अगर तेज होता है तो ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर जो है वो चले जाएं। हालांकि ये जरूर है कि जो जिस प्रकार से देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति जिस प्रकार से बन रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जो नदी और नाले हैं, नालों की सफाई को लेकर नगर निगम लगातार दावे कर रहा था कि इसकी सफाई की गई है, ड्रेनेज की सिस्टम को ठीक किया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि ज्यादातर जगहों पर जलभराव की स्थिति जो है यथावत बनी हुई है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जिस प्रकार से पलटन बाजार में भी स्मार्ट सिटी का कार्य हालांकि चल रहा है, उसमें भी देखा जा रहा है कि काफी दिक्कतों का सामना जो है वहां पर करना पड़ रहा है हम लोगों को। स्मार्ट सिटी का कार्य यथावत जो है देहरादून में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है के वक्त कि क्या वहां पर होगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार के दावे जो है जिला प्रशासन या सरकार की ओर से किए गए हैं उस पर जरूर जो है अब विभाग के ऊपर जो है वो सवाल निशान है कि आखिर उस पर जो है वो काम सही से क्यों नहीं किया गया। लगातार जो दावे नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जो किए गए हैं, आखिर उनकी पोल क्यों खुलती जा रही है। जिस प्रकार के उन्होंने कहा था कि नदी नालों की सफाई जो है वो की गई है ताकि जलभराव की स्थिति ना बने, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहां पर जो है स्थिति काफी अलग हो जाती है। भूस्खलन की स्थिति वहां पर बनी हुई है, कई सड़कें जो है वो बाधित हो रही है। खासतौर पर जो चारधाम वाले रूट जो इलाके हैं, जो सड़कें हैं, वो अगर जब बाधित हो रही हैं तो उससे चारधाम भी पूरी तरीके से बाधित हो रही है। वहां पर जो यात्रा जिस प्रकार से चल रही है तो वो भी बाधित चल रही है। खासतौर पर जो सिरोबगड़, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में आते हैं, सिरोबगड़ में भी जो है ज्यादा भूस्खलन की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। पिछली बारिश में जिस प्रकार से 40 रहा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि खतरा मंडराता रहे, इसीलिए प्रशासन और शासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में आगामी 16 जुलाई से प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस बार हरेला पर्व को लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें कुल लगने वाले पेड़ों में से 50% पेड़ फलदार वृक्ष के होंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर मंथन सभागार में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी जिलों से डीएफओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरेला पर्व में सभी लोगों की सहभागिता हो, इसके लिए सभी विभाग जो है वो जो स्थल है वहां पर सभी विभागों को इसमें शामिल करने का काम किया जाएगा। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार 15 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में पूर्व की भांति हरेला पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाने का सरकार का निर्णय है, जिसमें इस वर्ष 15 लाख पेड़ों को प्लांटेशन का हमारा टारगेट है। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म में चेंज किया। इसमें पहली बार हम लोग फलदार पेड़ 50% की संख्या में इसमें जो प्लांटेशन करेंगे, 50% की संख्या में फलदार पेड़ होंगे। और इसमें जो प्लांट्स उपलब्ध कराना और टेक्निकल इनपुट देना ये वन विभाग का काम होगा। वन विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में। चलिए अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से बड़े नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है और इस बार एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच में बयानबाजी चल रही है, जहां हरीश रावत ने एक बार फिर से कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं। इसके बाद उनका जवाब प्रीतम सिंह ने दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि यह सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। वहीं दोनों नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही नेता हमारे बड़े नेता हैं और जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ये पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ कांग्रेस में किसी को बात करने से नहीं रोका जा सकता, ना ही किसी को बाधा जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, और मैं खुद स्वयं भी उनसे मिला भी हूँ और मैं मिलने वाला भी हूँ दोबारा, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जब चीज़ें बाहर जाती हैं तो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल टूटता है। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ, दोनों ही मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो
थोड़ा पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी मनोभावनाओं का भी ध्यान रखें। तो कांग्रेस की कलह एक बार फिर से सामने आ चुकी है और अध्यक्ष को ये अनुरोध करना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी ना दें। आगे भी उत्तराखंड की खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर चल रही प्रीतम सिंह और हरीश रावत की बयानबाजी को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर कलह का इतिहास कोई नया नहीं है। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है तब से अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस के सामने खड़ी हुई है और कांग्रेस में कई बार टूट भी देखी गई है। देखिए, कांग्रेस में कलह का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में आजकल एक नई टूट की कहानी लिखी जा रही है। तो कांग्रेस की कलह पर बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में शिक्षा के विकास को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते धरातल पर उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का लगातार मोह भंग हो रहा है और छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब प्रदेश में स्कूल खुलने वाले हैं और अभी तक प्रदेश के कई जिलों में ये पुस्तकें नहीं बच पाई हैं। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर भी कई तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षक समय पर स्कूलों में नहीं पहुंचते हैं और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अक्सर ताले लटके देखे जाते हैं। इन सब को देखकर अभिभावक भी अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो ताकि उसका जीवन सुखी और सफल जीवन हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कतई जो है जिम्मेदार नहीं दिखती है। अभी अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई के 3 महीनों में जो कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क पुस्तकें सरकार द्वारा बच्चों को आवंटित की जाती है, तो राज्य के 5 जिलों में वो किताबें अभी तक पूरी तरह से नहीं बटी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब विद्यालय खुलने प्रारंभ हो गए हैं और विद्यालय खुलते ही उन सबको पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाए। आखिरकार क्या वजह है कि इतनी देरी हो गई और लगातार ये भी कहा जाती है? नहीं, जिन लोगों ने पुस्तकों के वितरण में या छपवाने में या उनकी व्यवस्था कराने में लापरवाही बरती, उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है और उनके वेतन तक रोके गए हैं। मुझे लगता है कि अब सबको शीघ्र किताबें मिल जाएंगी। अपर मुख्य सचिव और अवस्थापन विकास आयुक्त उत्तराखंड शासन आनंद वर्धन ने जोशीमठ नगर पालिका का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की है, साथ ही नगर पालिका की सफाई व्यवस्थाओं की सराहना की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को समय रहते हुए पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नगर पालिका की ओर से कूड़ा निस्तारण केंद्र, कॉम्पैक्टर प्लांट का निरीक्षण करने के साथ ही नए टैंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया है। वर्तमान में भी प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में प्लास्टिक मुक्त करने की योजना सरकार की ओर से बनाई जा रही है, जिसमें 3 चरणों में कार्य होने हैं। ऊखीमठ के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में खनिज फाउंडेशन न्यास की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक एनआईसी कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अलग अलग विभागों की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर जानकारी ली है। इस दौरान जिला खनिज अधिकारी डॉक्टर दीपक हटवाल ने जानकारी दी है कि खनिज न्यास फाउंडेशन के तहत 12 करोड़ 20,49,321 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का 60% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय समेत अन्य कामों में खर्च की जाएगी।
बाकी की 40% राशि भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाजक विकास समेत कई कार्यों पर खर्च की जाएगी। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खनिज प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हरिद्वार के उपनगरीय ज्वालापुर में पुलिस ने प्रसिद्ध मिठाई कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले एक शख्स को अंबेडकर नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसपी रेखा यादव ने बताया है कि मिठाई कारोबारी से दीपक नाम के एक युवक ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और रंगदारी मांगने वाले युवक को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ये युवक मिठाई कारोबारी के यहाँ कैशियर का काम करता था। 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले दो में से एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक युवक फरार बताया जा रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने वाला दीपक इंजीनियरिंग कर चुका है। गोयल सीट के ऑनर प्रणब गोयल को एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें एक नंबर से उनको मैसेज आया था कि उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। नंबर प्राप्त कर उसका कैफ निकाला गया, वहाँ से जो डिटेल्स प्राप्त हुई उससे टेलीकॉम ऑनर का पता चला। वहाँ से हमें पता चला कि ये सिम उनके मित्र को दी गई। टेलीकॉम ऑनर से दौरान पूछताछ एक नाम सामने आया जिसका नाम था दीपक चौहान, उम्र 22 साल, रेजिडेंट ऑफ ज्वालापुर। ये एक इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और गोयल स्वीट्स पे बतौर कैशियर उन्होंने काम किया है। इसी साल लगभग मार्च में उन्होंने वहाँ से स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ी है, क्योंकि ये अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे थे। उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद से इनको आर्थिक रूप से घाटा होता रहा और इनको पहले से भी गोयल स्वीट्स के साथ पैसों को लेन देन को लेकर विवाद रहा है। एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर जनता के सामने आई। ताजा मामला श्रीनगर का है, जहां अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में एक युवती ने छलांग लगा दी। थोड़ी देर के बाद युवती की आवाज लगाने पर वहां श्रीनगर परियोजना में कार्यरत लोग पुलिस को उन्होंने सूचना दी, जहां मौके पर जल पुलिस पीएससी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और झील में तैरते हुए पुलिस के गोताखोरों ने युवती को डूबने से बचाया। युवती मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते तनाव में आकर युवती ने ये कदम उठाया था, जिससे हम अपने निजी वाहन से तुरंत ही पहुंच गए थे। राफ्ट ले जाते तो काफ़ी वक्त लग जाता इसमें, तो हम बिना राफ्ट के ही लाइफ जैकेट पहनी 3 आदमी नदी में कूदे। हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, एससीपी उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे। तो लड़की हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया और लड़की को निकाला गया। लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, जिसमें जानी मानी लोक गायिका और पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक कला, संस्कृति और साहित्य को संजोकर रखना जरूरी है। इस मौके पर आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह का एक गीत भी लॉन्च किया गया। इस फेस्टिवल में कथाकार, साहित्यकार और उपन्यासकार एक ही मंच पर दिखाई दिए। फेस्टिवल के अंतिम दिन जहां कौस्तुभ आनंद चंदोला की 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, तो वहीं ऋचा अनिरुद्ध के कार्यक्रम में आईएएस रणवीर सिंह चौहान की किताबों पर चर्चा की गई। सुबह के पहले सत्र में गीतकार विजय अकेला और कवित्री गौरी मिश्रा ने बॉलीवुड में साहित्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। उसके बाद चर्चा नई किताबों की विषय पर आधारित सत्र में लेखक कौस्तुभ आनंद चंदोला, अमृत पांडे, दीपक उपाध्याय और रंजना शाही ने कई किताबों पर चर्चा की। साथ ही कौस्तुभ आनंद चंदोला की गर्म रेत और प्रेत मां किताब का विमोचन भी किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।